हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट देखना है कि इसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इस एक्सपेरिमेंट को हमने किन किन कंडीशंस के अंडर किया है और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, हम ये सब देखेंगे। उसके बाद हमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात करनी है, जिसे हम म्यू जेटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है। नेक्स्ट हमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए, मींस आइडियल और रियल गैसेस के लिए म्यू जेटी की क्या वैल्यू आती है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमें इन्वर्जन कर्व की बात करनी है कि इन्वर्जन कर्व हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसके डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो किस प्रोसेस को सिग्निफाई करते हैं। नेक्स्ट हमें इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करनी है कि इन्वर्जन जिसे हम टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, कि इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, इससे पहले और इसके बाद में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो देखने हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमें टेम्परेचर ड्रॉप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ड्रॉप एक्सप्रेशन। तो ये सारा काम करना है, तो स्टार्ट करते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो जूल थॉमसन ने क्या किया था, इन्होंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराई थी गैस की, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। और कहां से कहां तक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक इन्होंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराई थी थ्रू अ पोरस प्लग, थ्रू अ पोरस प्लग, राइट। तो ये था जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसमें एडियाबैटिक का क्या मतलब है कि Q0 होगा, मींस सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। और एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंशन हम दो तरीके से करा सकते हैं, एक तो यही नॉर्मल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक्सपेंशन, एक हमारे पास होती है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखेंगे ये जो प्रोसेस होते हैं आइसो एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं। आइसो एनर्जेटिक का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है। अगर हम एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन कराएंगे तो वो आइसो एनर्जेटिक होगा, लेकिन अगर हम एक्सपेंशन कराएंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये प्रोसेस हम देखेंगे आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है। आइसो एंथैल्पिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रोसेसेस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था। उसके बाद हम सेटअप देखेंगे। जब जूल थॉमसन ने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराई थ्रू अ पोरस प्लग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जो गैस थी उसकी कूलिंग हुई। जनरली गैसेस की, मोस्ट ऑफ गैसेस की जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो, मतलब मोस्ट ऑफ गैसेस ने कूलिंग इफेक्ट शो किया, मींस एक्सपेंशन के बाद उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात करें तो इन गैसेस का हीटिंग इफेक्ट शो हुआ। मींस ये जो लाइट गैसेस होती हैं इनका हीटिंग होती है और जब हम इनको एक्सपैंड कराते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ गैसेस की, इनको मतलब लाइट गैसेस को छोड़ के बाकी सबकी कूलिंग होती है। ये जूल थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो इन्होंने क्या किया, जूल थॉमसन ने एक वेसल लिया और उस वेसल की एडियाबैटिक कवरिंग कर दी। एडियाबैटिक कवरिंग मींस उसको सराउंडिंग से पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया कि हीट एक्सचेंज ना हो सके। ये हो गया एडियाबैटिक कवरिंग। उसके बाद इस वेसल को जो है वो दो पार्ट्स में, दो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया थ्रू अ पोरस प्लग। ये हमारे पास है पोरस प्लग, और इसको ए और बी चैम्बर में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन पड़ा है इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है इस तरह से। अब क्या किया, यहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे इस गैस को, इस चैम्बर में जो गैस है उसको कंप्रेस किया। तो उसके बाद क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ी देर बाद मूव करके जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये V1 वॉल्यूम से जो है वो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ और इस चैम्बर में जो प्रेशर बना वो बना P1। ठीक है, जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे गैस की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी, और यहाँ पे पोरस प्लग से ये गैस जो है वो बी चैम्बर में पास कर देगी। यहाँ पे पास होने के बाद ये जो पिस्टन है इस पे प्रेशर लगाएगी गैस, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो मूव करके आएगा यहाँ पे, और हमने मान लिया ये V2 वॉल्यूम से डिस्प्लेस हो रहा है, और इस चैम्बर में जो प्रेशर बना वो बना P2, और यहाँ पे क्या हो रही है, इस चैम्बर में हो रही है एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब अगर हम इसको समराइज करें तो एक वेसल लिया, उसको इंसुलेट किया अच्छे से,
सराउंडिंग से, ताकि हमारे पास हीट एक्सचेंज यानी कि Q0 हो सके। उसके बाद हमने एक चैम्बर में गैस इस चैम्बर में जो गैस थी उस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, मींस इसको कंप्रेस किया। इसको कंप्रेस करने से पिस्टन आगे मूव करेगा, पिस्टन V1 वॉल्यूम से मूव किया और इस वेसल में, इस चैम्बर में जो प्रेशर बना वो बना P1। और उसके बाद जो गैस है वो पोरस प्लग से दूसरे वेसल में, दूसरे चैम्बर में पास करेगी, और दूसरे चैम्बर में पास करने के बाद जो यहाँ पे पिस्टन पड़े ये इसको जो है वो इसको पुश करके इस पोजीशन पे लेके आएगी और V2 वॉल्यूम से डिस्प्लेस करेगी और इस चैम्बर का प्रेशर हो जाएगा P2। तो ये बेसिकली प्रोसेस हो रहा है। अब हम देखते हैं इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है। देख तो हम पहले ही चुके हैं कि आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। अब इसको प्रूव करते हैं किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो आइसोएंथैल्पिक हो रहा है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस W जो होता है वो डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पे Q0 होगा बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क डन जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पे जो वर्क डन की हम बात करें, ये वर्क हमारे पास नेट वर्क है। मींस अगर हम कंप्रेशन की बात करें, यहाँ पे बेसिकली दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। हम कंप्रेस कर रहे हैं, गैस एक्सपैंड कर रही है। कंप्रेशन से क्या होगा, जो वर्क जो होगा कंप्रेशन का वर्क होगा P1 V1। P1 इस चैम्बर का प्रेशर है, V1 जो है इसका वॉल्यूम है। और वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा बिकॉज जब भी हम वर्क गैस पर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जब भी गैस वर्क करती है तो वो नेगेटिव वर्क करती है। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस है। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन होते हैं। तो नेट वर्क डन क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2। दिस विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज विच इज U2 माइनस U1। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। ये जो है एक्सप्रेशन हमारे पास होता है एंथैल्पी का। तो यहाँ से हमें पता लगा H1 इक्वल्स टू H2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा H0, या फिर हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट, कि H जो होगा वो इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा, और इसी वजह से हम इस प्रोसेस को आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जूल थॉमसन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, और जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है उस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रह रही है, जिसकी वजह से आइसोएंथैल्पिक है। और इसका रिजल्ट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला कि जो गैस की हम एक्सपेंशन करा रहे हैं वो गैस जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन कूल हो रही है। तो कूलिंग शो करते हैं मोस्ट ऑफ गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री एक्सपेंशन का केस। Next is adiabatic free expansion of a gas। फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आइसो एनर्जेटिक होगा। अब देखते हैं इसको प्रूव करते हैं किस तरह से आइसो एनर्जेटिक होगा। तो हमने वैसे एक चैम्बर लिया, एक वेसल ली, उसको हमने एडियाबैटिकली इंसुलेट करा दिया। इसको हमने दो वेसल्स में दो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया थ्रू अ पोरस प्लग। यहाँ पे हमने गैस फिल कर दी, उस गैस का कोई प्रेशर P है। यहाँ पे हमारे पास पिस्टन पड़ा है, और ये वाला जो चैम्बर है यहाँ पे वैक्यूम है। तो अब क्या होगा, जब हम इस गैस को कंप्रेस करेंगे, इस गैस पे प्रेशर लगाएंगे, तो ये पोरस प्लग से पास करके वैक्यूम में जाएगी, और यहाँ पे जो वैक्यूम में जो गैस होगी यहाँ पे एक्सपेंशन होगी। तो इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब देखो ये आइसो एनर्जेटिक कैसे है, हमने यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू विच Q प्लस W इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो यहाँ पे क्योंकि एडियाबैटिक है तो Q0 होगा, और क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क भी 0 होगा। फ्री एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो होता है माइनस PdV, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट वैक्यूम हो रहा है, तो मींस अगेंस्ट कांस्टेंट और अगेंस्ट 0 प्रेशर हो रहा है। वर्क इज यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, 0 एक्सटर्नल प्रेशर, जिसकी वजह से वर्क डन भी 0 होगा। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो डेल्टा U होगा वो 0 है। इट मींस कि U कांस्टेंट है। U कांस्टेंट का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो आइसो एनर्जेटिक है। राइट, तो हमने दो प्रोसेसेस देख लिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो कि आइसो एंथैल्पिक था, जिसमें H यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट थी। एक है हमारे पास फ्री एक्सपेंशन, इसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। राइट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट की। नेक्स्ट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जो जूल थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था ना वो बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन की थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली, वो फ्री एक्सपेंशन वाली नहीं। इन्होंने जो एक्सपेंशन की थी वो हाई टू लो प्रेशर की थी। अब हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात करते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, तो इसी को हम यूज करेंगे, इसी चीज को जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालने के लिए, कि जो एंथैल्पी होता है ना H, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का।
अब अगर हम इसका कंप्लीट या टोटल डिफरेंशियल निकाले तो वो आएगा DH इज इक्वल्स टू करली H अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। ये होता है हमारे पास फ्री टोटल डिफरेंशियल किसी भी टर्म का। अगर वो टर्म जैसे मान लो H है, H का हमने टोटल डिफरेंशियल निकाला और उससे पहले देखा कि H किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता था, तो इस तरह से हम टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, जूल थॉमसन प्रोसेस की, तो यहाँ पे H कांस्टेंट है। H कांस्टेंट का मतलब होता है DH का जीरो होना, तो यहाँ से DH जीरो आ गया, तो जीरो इज इक्वल्स टू ये सेम रहेगा करली H अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। अगर हम इस वाली टर्म को ध्यान से देखें, इस सिर्फ इतनी सी टर्म को, तो ये टर्म जो है वो हमें Cp को रिप्रेजेंट कर रही है। Cp मींस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसी को हम Cp बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू की जगह पे हम Cp पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जीरो इज इक्वल्स टू Cp dt प्लस करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। इसको रीअरेंज करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस Cp dt इज इक्वल्स टू करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। अब हम इसको यहाँ पे रीअरेंज करके लिख सकते हैं माइनस Cp dt इज इक्वल्स टू, एक बार इसको ऐसे नोट करते हैं, करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। इसके बाद इसको रीअरेंज करते हैं dt अपॉन dp, इसको एक तरफ लेके आते हैं माइनस वन अपॉन Cp करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये जो पूरा प्रोसेस है कांस्टेंट एंथैल्पी पे हो रहा है, तो हम इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, करली T अपॉन करली P एट कांस्टेंट H इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन Cp करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, तो हमने इसको भी पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया एट कांस्टेंट H। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस वाली टर्म को, इस पूरी टर्म को हमने नाम दे दिया म्यू जेटी, यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस वन अपॉन Cp करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया म्यू जेटी का। नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाली टर्म को रिप्लेस करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करके इस वाली टर्म की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। तीसरा एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम इसमें अल्फा को रिप्लेस करेंगे। अल्फा हमारे पास होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू को भी हम पुट करके देखेंगे, तो वहां से हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन आएगा। तो इन सारे एक्सप्रेशन को एक एक करके डिराइव करते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि म्यू जेटी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन Cp करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया है, और इससे पहले हम म्यू जेटी को एक्सप्रेस कर चुके हैं करली T अपॉन करली P एट कांस्टेंट H, क्योंकि इसी को ही तो हमने म्यू जेटी का नाम दिया था। तो ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आया, ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आया। तीसरे के लिए क्या करते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल होता है माइनस T करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस V। ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ये पुट करनी है, तो देखते हैं हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा। म्यू जेटी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन Cp माइनस T करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वॉल्यूम। यहाँ से हम नेगेटिव को कॉमन लेंगे, तो माइनस वन अपॉन Cp T करली V बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, वन अपॉन Cp T करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। तो ये हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन आ गया म्यू जेटी का। अब फोर्थ और लास्ट एक्सप्रेशन के लिए हमने अल्फा को यूज करना है, तो देखते हैं पहले अल्फा क्या होता है। अल्फा हमारे पास होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसे हम थर्मल एक्सपेंसिविटी भी कहते हैं। जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है वन अपॉन V करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आइसोबारिक का मीन्स कांस्टेंट प्रेशर, और एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम का चेंज होना विद टेम्परेचर, तो इसके साथ हमने एक फैक्टर लगा दिया वन अपॉन V। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स इसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है हमारे म्यू जेटी के एक्सप्रेशन में, जो हमारे पास यहाँ से आया था वन अपॉन Cp T करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस P। बस यहाँ से इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट करनी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है करली T अपॉन
करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आई है अल्फा वी। इसकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, 1/cp टी अल्फा वी माइनस पी। तो ये हमारे पास आ गया अपना लास्ट एक्सप्रेशन म्यू जे टी का, 1/cp टी अल्फा वी माइनस पी। तो ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आ गया। इनमें से ये सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यू जे टी की वैल्यू फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल और रियल गैसेस के लिए म्यू जे टी की क्या वैल्यू होती है। तो देखो हमारे पास म्यू जे टी का एक्सप्रेशन पहले से हमें पता है। एक तो हमारे पास होते हैं करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच, एक होता है 1/cp टी करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। ज्यादातर केसेस में ये वाला एक्सप्रेशन यूज होता है। तो हमने इसमें क्या करना है, आइडियल गैस लेनी है और इस वाली टर्म की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है पीवी इज इक्वल्स टू आर टी होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकाली तो आई आर टी अपॉन पी, और उसके बाद वी को partially differentiate किया with respect to pressure, with respect to temperature at constant pressure, तो हमारे पास क्या आएगा R अपॉन P। तो ये हमारी वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। यहाँ से म्यू जे टी किसके इक्वल आएगा, 1/cp टी, इसकी वैल्यू है R अपॉन P माइनस V, और ये V की वैल्यू क्या थी, आर टी अपॉन पी थी। तो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि V क्या था हमारे पास, आर टी अपॉन पी था। तो यहाँ से म्यू जे टी की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब है जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैसेस के लिए 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट है म्यू जे टी फॉर रियल गैसेस। तो इसमें हम केस लेते हैं सबसे पहले वेंडरवॉल गैस का। वेंडरवॉल गैस जिसकी इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। एक मोल गैस की बात करें, ए और बी जो है वो हमारे पास वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ से हमें म्यू जे टी का पहले एक्सप्रेशन लिखना है, 1/cp टी करली वी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी। ये हमारे पास म्यू जे टी का एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या करना है, इस वाली गैस की इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर की इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास म्यू जे टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, म्यू जे टी इज इक्वल्स टू 1/cp। जब हम इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो ये हमारे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट आता है रियल गैसेस है वेंडरवॉल गैसेस के लिए, वेयर ए एंड बी आर वेंडरवॉल कांस्टेंट्स। तो ये हमारे पास होगी म्यू जे टी की वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्जन कर्व की। इन्वर्जन कर्व की, तो इन्वर्जन कर्व को समझने से पहले हमें आइसोएंथैल्पिक कर्व्स देखने पड़ेंगे। आइसोएंथैल्पिक कर्व, आइसोएंथैल्पिक कर्व क्या होता है, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस एंथैल्पी कांस्टेंट रहनी चाहिए और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कर्व को हम बोलते हैं आइसोएंथैल्पिक कर्व। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। देखो इस एक्सिस पे टेम्परेचर, इस एक्सिस पे प्रेशर और एच जो है वो कांस्टेंट है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो कर्व मिला वो ये मिला, इसे हम बोलते हैं आइसोएंथैल्पिक कर्व, राइट। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस कर्व की स्लोप हमें क्या बताती है, इस कर्व की स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी dy बाई डी एक्स होती है स्लोप, स्लोप इज dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y जो है वो t है, तो करली t अपॉन x जो है वो p है, और ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे हो रहा है तो हमने इस टर्म में लिख दिया। तो स्लोप जो है इस कर्व की हमें इस चीज को बता रही है। और हम पहले देख चुके हैं कि करली t अपॉन करली p कांस्टेंट एंथैल्पी म्यू जे टी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। मींस इस कर्व का स्लोप जो होगा वो हमें देगा म्यू जे टी। इस कर्व का स्लोप की वैल्यू होगी म्यू जे टी। अब देखो हमने क्या बोला, जो म्यू जे टी है वो इक्वल है करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी के। अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो इस कर्व के 3 रीजन बनते हैं। एक रीजन हमारे पास ये है जहां पे हमारी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, एक रीजन ये बनता है जहां पे स्लोप जो है कर्व की वो 0 है, एक रीजन ये बनता है इस रीजन में जो स्लोप है कर्व की वो नेगेटिव है। तो 3 तरह के स्लोप से, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि देखो हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, और हमें पता है एक्सपेंशन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो डीपी होगा वो नेगेटिव होगा। डीपी मीन्स फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कम है, इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, तो डीपी हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये जो स्लोप है दैट इज म्यू जे टी। तो ये जो म्यू जे टी आया है ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे डिपेंड करता है कि स्लोप म्यू जेटी बेसिकली ग्राफ का इस कर्व का स्लोप है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। सबसे पहले केस की बात करते हैं, म्यू जेटी का नेगेटिव होना मीन्स हम इस पोर्शन ऑफ कर्व की बात करें जहां पे स्लोप नेगेटिव है। इस रीजन में देखो स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स म्यू जेटी, ये हमारे पास कर्ली टी अपॉन कर्ली पी एट कांस्टेंट एच। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो डीपी है वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो स्लोप कब नेगेटिव होगी, जब हमारे पास जो dt है वो पॉजिटिव होगा। dt पॉजिटिव होगा, dp ऑलरेडी नेगेटिव है, तभी हमारी जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव dt का पॉजिटिव होने का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का पॉजिटिव होना। इसका क्या मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर का इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होना। इसका क्या मतलब है कि गैस की जो है वो हीटिंग हो रही है। तो जो नेगेटिव स्लोप वाला रीजन है वो गैस की हीटिंग को शो कर रहा है, राइट। अगर मेरे पास स्लोप जो है वो जीरो है, स्लोप का जीरो होने का मतलब है स्लोप तो यही रहेगी म्यू जेटी विच इज कर्ली टी अपॉन कर्ली पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। अब डीपी तो हमारे पास जो है वो हमेशा नेगेटिव है, स्लोप जीरो कब होगी, जब हमारे पास डी टी जीरो होगा। डी टी जीरो होने का मतलब है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का सेम होना। इसका मतलब है ना तो गैस की हीटिंग हो रही है, हम कह सकते हैं नीदर हीटिंग नोर कूलिंग, क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो ना तो गैस की हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी। थर्ड की बात करते हैं, जब म्यूजेटी पॉजिटिव है मीन स्लोप हमारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, देखो डीपी तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही है, तो स्लोप पॉजिटिव तभी होगी जब डीटी भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तभी स्लोप पॉजिटिव आएगी। dt पॉजिटिव का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का नेगेटिव होना, यानी कि फाइनल टेम्परेचर का इनिशियल टेम्परेचर से कम होना, मींस गैस की कूलिंग होनी। यानी कि ये जो रीजन है जहां पे स्लोप पॉजिटिव है गैस की कूलिंग को शो कर रहा है, जहां पे स्लोप नेगेटिव है वो गैस की हीटिंग को शो कर रहा है, और जहां पे स्लोप जीरो है वो शो कर रहा है नीदर हीटिंग नोर कूलिंग, नीदर हीटिंग नोर कूलिंग। तो ये हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं किसके, ये आइसोएंथैल्पिक कर्व है। आइसोएंथैल्पिक कर्व मींस एच कांस्टेंट है, और एक इसके बीच में टेम्परेचर प्रेशर कर्व है जिसका स्लोप हमें म्यू जेटी दे रहा है। तो हमने तीन रीजन्स देखे, म्यू जेटी यानी कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, राइट। जब भी स्लोप पॉजिटिव होगी कूलिंग होगी, और जब भी स्लोप नेगेटिव होगी तो हीटिंग होगी। ये है आइसोएंथैल्पिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो इन्वर्जन कर्व की। नेक्स्ट इज इन्वर्जन कर्व। इन्वर्जन कर्व हमें मिलती है जब हम बहुत सारी आइसोएंथैल्पिक कर्व को ड्रॉ करते हैं, आइसोएंथैल्पिक कर्व को ड्रॉ करते हैं और उनके इन्वर्जन पॉइंट को उठाते हैं, उनके इन्वर्जन पॉइंट को उठाते हैं और उन सबको ज्वाइन करते हैं, तो हमें मिलता है इन्वर्जन कर्व। देखो किस तरह से हमारे पास, देखो आइसोएंथैल्पिक कर्व तो टेम्परेचर प्रेशर कर्व है जिसका स्लोप हमें दे रहा है म्यू जेटी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। इन्वर्जन पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट से पहले तो हमारी कूलिंग हो रही है, जिस पॉइंट के बाद हीटिंग हो रही है, मीन जिस पॉइंट पे डायनेमिक्स चेंज हो जाए उसे इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इस इन्वर्जन पॉइंट पे सिर्फ इस इन्वर्जन पॉइंट पे नीदर हीटिंग नोर कूलिंग हो रही है, ना हीटिंग हो रही है ना कूलिंग हो रही है, नोर कूलिंग। तो ये होता है हमारा इन्वर्जन पॉइंट। हम एक ही गैस के लिए बहुत सारे आइसोएंथैल्पिक कर्व्स ड्रॉ करेंगे मींस कांस्टेंट एंथैल्पी पे, तो इन सारे इन्वर्जन पॉइंट्स को मिलाएंगे तब हमें जाके इन्वर्जन कर्व मिलेगी। तो इसको हम देखते हैं, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर। मान लो हमारे पास एक कर्व आई इस तरह से, एक आई इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बहुत सारी कर्व्स आई, इनके इन्वर्जन पॉइंट्स हमने उठाए, ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन सारे कर्व्स को उठाने के बाद जब हम ड्रॉ करेंगे इन कर्व्स को तो हमारे पास इस तरह से इन्वर्जन कर्व आएगी। तो ये वाली जो कर्व आई है वो हमारे पास आई है इन्वर्जन कर्व, जो इन्वर्जन पॉइंट्स को मिला के सेम गैस के लिए डिफरेंट एंथैल्पीज पे हर एक कर्व, मतलब हर एक कर्व की डिफरेंट एंथैल्पी है, सारी आइसो एंथैल्पी कर्व्स को मिलाया, सबके इन्वर्जन पॉइंट्स को इकट्ठा करके ज्वाइन किया तो हमें इन्वर्जन कर्व मिली। यानी कि इन्वर्जन कर्व हमारे पास ये वाली है, दिस इज इन्वर्जन कर्व, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर की। इन्वर्जन टेम्परेचर के, इन्वर्जन टेम्परेचर वो इसे हम टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो टेम्परेचर होता है, अगर हम इसको पहले इससे समझते हैं आइसोएंथैल्पिक कर्व से, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर, ये हमारे पास आइसोएंथैल्पिक कर्व है। तो जिस टेम्परेचर पे ना तो हीटिंग हो ना कूलिंग हो उसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। जिस टेम्परेचर, ठीक है, जिस टेम्परेचर से पहले कूलिंग हो, जिस टेम्परेचर के बाद में हीटिंग हो और जिस टेम्परेचर पे कुछ भी ना हो उसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच neither heating nor cooling takes place, neither heating nor cooling takes place, nor cooling takes place।
ठीक है। और ये वो टेम्परेचर है जिससे कम टेम्परेचर पे, अगर मान लो टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो इस टेम्परेचर पे कूलिंग होती है, हम ग्राफ से देख सकते हैं। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होगा तो कूलिंग होगी, और अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब गैस की हीटिंग होती है। ये वो पॉइंट होता है। तो हमने डिफाइन कर दिया इन्वर्जन टेम्परेचर को, ठीक है, यानी कि ये दो कंडीशंस हमने देख ली, और इन्वर्जन टेम्परेचर पे टीआई पे ना हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर आइडियल एंड रियल गैसेस, यानी कि टीआई की क्या क्या वैल्यूज आती हैं आइडियल और रियल गैसेस के लिए। तो देखो इन्वर्जन टेम्परेचर पे हम ये देख सकते हैं आइसोएंथैल्पिक कर्व पे, ये पॉइंट होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इस पॉइंट पे म्यू जेटी जो होता है वो 0 होता है। तो अब हम देखते हैं आइडियल और रियल गैसेस के लिए जिस भी पॉइंट पे म्यू जेटी 0 होगा उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो होगा इन्वर्जन टेम्परेचर। सबसे पहले आइडियल गैस की बात करते हैं। तो आइडियल गैस में हम देख चुके हैं कि म्यू जेटी हमेशा ही 0 होता है, ये हम देख चुके हैं कि आइडियल गैसेस के लिए म्यू जेटी 0 होता है। और अगर ये हमेशा ही 0 होगा तो इस गैस के लिए हर टेम्परेचर ही इन्वर्जन टेम्परेचर होगा, राइट। तो फॉर आइडियल गैस एवरी टेम्परेचर इज इन्वर्जन टेम्परेचर, एवरी टेम्परेचर इज इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाके देखें तो देखो हमारे पास जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। ये तो ठीक है कि म्यू जेटी 0 होता है, और किस प्रोसेस को सिग्निफाई करता है, ये हमें ये बताता है कि इस पॉइंट पे जब भी ये 0 होगा गैस आइडियली बिहेव कर रही है, गैस आइडियली बिहेव कर रही है इन्वर्जन टेम्परेचर पे। तो अगर कोई आइडियल गैस है वो तो हमेशा ही आइडियली बिहेव करेगी, तो उसका हर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। किसी और गैस के लिए, सपोज रियल गैस के लिए, वैन डर वाल्स गैस के लिए अगर हम देखना चाहें कि इन्वर्जन टेम्परेचर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस आइडियली बिहेव करे, यानी कि ना तो वो उसकी हीटिंग हो ना उसकी कूलिंग हो, आइडियली बिहेव करे, राइट। अब हम रियल गैसेस में भी वैन डर वाल्स गैस की बात करते हैं कि उसके लिए म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है। तो देखते हैं फॉर वैन डर वाल्स गैस, वैन डर वाल्स गैस, इसमें इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इसमें म्यू जेटी की जो इक्वेशन होती है वो होती है 1/Cp 2A/RT - B, ये हम देख चुके हैं पहले। अब वैन डर वाल्स गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिस टेम्परेचर पे गैस आइडियली बिहेव करे, यानी कि जिस टेम्परेचर पे म्यू जेटी जो हो वो 0 हो, राइट। तो अब म्यू जेटी 0 हमने पुट कर दिया, 0 इज इक्वल्स टू 1/Cp, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये टेम्परेचर होगा अब ये इन्वर्जन टेम्परेचर बन जाएगा -B, ये 0 के इक्वल है। तो अब देखो ये Cp जो है, Cp कभी भी 0 नहीं हो सकता, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर 0 नहीं हो सकती, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 होगी। तो 2A/RTi - B इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो Ti यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर हमारे पास आएगा 2A/RB। ए एंड बी जो है वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स है, तो यहां से हमारे पास आए इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर वैन डर वाल्स गैस। अब हम देखते हैं कि इस टेम्परेचर से पहले और बाद में क्या होगा। इस टेम्परेचर पे तो हमें पता है ना हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी। इस टेम्परेचर से पहले अगर हम बात करें, मींस अगर हमारे पास टेम्परेचर लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर है, इफ टेम्परेचर इज लेस देन Ti, दैट मीन्स उस टेम्परेचर पे हमारे पास होगी कूलिंग गैस की, यानी कि अगर टेम्परेचर लेस देन 2A/RB होगा तो उस टेम्परेचर पे कूलिंग होगी। और अगर हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन 2A/RB होगा, ये क्या है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो उस टाइम पे हमारे पास हीटिंग होगी, ये हमने देख लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 2-3 तरह के और टेम्परेचर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल, एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। इन्वर्जन को हम देख चुके हैं 2A/RB होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस बिहेव्स आइडियली, राइट। नेक्स्ट अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 8A/27RB, हमें पता है कि वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर जितना मर्जी प्रेशर लगाए गैस लिक्विफाई नहीं होती है। टीबी हमारे पास बॉयल्स टेम्परेचर होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है A/RB। टीबी मीन्स बॉयल्स टेम्परेचर, और ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस आइडियली बिहेव करती है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्रिटिकल इन्वर्जन टेम्परेचर पे भी और बॉयल्स टेम्परेचर पे भी, दोनों टेम्परेचर्स पे गैस आइडियली बिहेव कर रही है, बट इनका एक्सप्रेशन और नाम डिफरेंट है। ऐसा क्यों? तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इन्वर्जन टेम्परेचर पे गैस आइडियली इस वजह से बिहेव करती है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल या अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, जबकि बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस आइडियली इस वजह से बिहेव करती है क्योंकि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं
वो काउंटर बैलेंस हो जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस से, रिपल्सिव फोर्सेस से। इस वजह से गैस आइडियली बिहेव करती है। मींस गैस आइडियली बिहेव कर रही है, बट किस रीजन से कर रही है वो रीजंस डिफरेंट है दोनों में। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू होगी टीआई की, उसके बाद हमारे पास आएगा बॉयल्स टेम्परेचर, और सबसे कम होता है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। देख सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो डबल है बॉयल्स टेम्परेचर के, राइट। और हमारे पास लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो हमें पता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है, इसको हम वहां से निकाल सकते हैं ट्राउटन रूल से, डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू 10.5 आर टी। ये जो टी होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन है जो सबसे कम होता है, इन तीनों से भी कम होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट एक्सप्रेशन बचता है विच इज टेम्परेचर ड्रॉप एक्सप्रेशन। टेम्परेचर ड्रॉप एक्सप्रेशन, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें म्यू जेटी की वैल्यू पता होनी चाहिए जो हमारे पास होती है कर्ली टी अपॉन कर्ली पी एट कांस्टेंट एच। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यहाँ से आएगा डी टी इज इक्वल्स टू म्यू जेटी डी पी। अगर हम इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर P1 टू P2 और ये वाली टर्म हमें देगी टेम्परेचर ड्रॉप मीन्स डेल्टा टी। दिस विल बी इक्वल टू P1 टू P2 म्यू जेटी डीपी। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है जो सिर्फ इसको मॉडिफाई करके आया है, इसी को हम टेम्परेचर ड्रॉप एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम सपोज गैस को एक्सपेंड कराया, गैस की हीटिंग हो रही है, तो कितनी हीटिंग हो रही है वो डेल्टा टी बताता है, या फिर गैस की कूलिंग हो रही है तो कितनी कूलिंग हो रही है वो डेल्टा टी बताएगा। तो ये हमारे पास है टेम्परेचर ड्रॉप एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया, हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें स्टडी की, हमने यहाँ पे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, उसके क्या क्या रिजल्ट्स थे, उसका सेटअप, वो सब कुछ हमने देखा। उसके बाद हमने म्यू जेटी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकाले, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एक तो ये है कर्ली टी अपॉन कर्ली पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, और एक हमारे पास 1 अपॉन सीपी टी कर्ली वी अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। ये दो एक्सप्रेशंस जो है ये इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू आइडियल और रियल गैसेस के लिए निकाली। आइडियल गैसेस के लिए हमेशा म्यू जेटी 0 होते हैं, रियल के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया था 1 अपॉन सीपी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, राइट। ए और बी जो थे ये वेंडरवॉल गैस के लिए, वेंडरवॉल गैस के कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इन्वर्जन कर्व को। इन्वर्जन कर्व से पहले हमने देखा था आइसोएंथैल्पिक कर्व को। आइसोएंथैल्पिक कर्व में कर्व कैसे होते हैं, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर कर्व होती है, जिस पॉइंट पे जो डायनामिक्स चेंज होते हैं ना, जिससे पहले हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होती है, जिसके बाद स्लोप नेगेटिव होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है इसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर से पहले गैस की कूलिंग होती है, इन्वर्जन टेम्परेचर के बाद गैस की हीटिंग होती है, ठीक है। तो ये हम सब देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था इन्वर्जन कर्व को, जिसे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ कर्व होती है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर। इन्वर्जन कर्व आती है बहुत सारी आइसोएंथैल्पिक कर्व को के इन्वर्जन पॉइंट्स को जोड़ के जो कर्व आते हैं उसे इन्वर्जन कर्व कहते हैं। इसके बाद हमने टीआई की वैल्यू निकाली थी फॉर आइडियल गैसेस एंड फॉर रियल और वेंडरवॉल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए जो हर टेम्परेचर होता है वो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर बेसिकली जहाँ पे ना हीटिंग हो रही है ना कूलिंग हो रही है, और जिस पॉइंट पे गैस आइडियली बिहेव कर रही है। तो ये तो आइडियल गैस हर पॉइंट पे आइडियली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से दोनों इक्वल होते हैं। रियल गैसेस और वेंडरवॉल गैसेस के केस में हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2a अपॉन आर बी। उसके बाद हमने इस इन्वर्जन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के साथ कंपेयर किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पे हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।